हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड के बंजर खेतों को फसलों से लहलहाने वाले जो नेपाली हैं, उनके बारे में इस बार आपको जानकारी दे रहा हूँ। इन नेपालियों को उत्तराखंड में लोग डोटियाल भी कहते हैं। आपको मालूम है कि ये डोटियाल कौन है? इनको डोटियाल क्यों कहा जाता है? क्या सभी नेपाली डोटियाल हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड में 2 दशक पहले तक नेपाल के लोग सिर्फ बोझा ढोने के लिए आते थे, परंतु अब पहाड़ों पर माल ढुलाई, राशन, गैस सिलेंडर जैसे सामान ढोने के काम के साथ ही अब वे गाँव में खाली पड़े खेतों में खेती भी करने लगे हैं। वे खेतों को लीज पर लेते हैं और वहाँ पर फल सब्जी वगैरह उगाकर अपना भरण पोषण करते हैं। उत्तराखंड के लोगों को तो सिर्फ नौकरी चाहिए, इसलिए वे तो शहरों में चले आ जाते हैं और उनके खेत बंजर हो रहे हैं। नेपाल से आए ये मेहनती श्रमिक इन बंजर पड़े खेतों में ही फसलें उगा रहे हैं। ये नेपाली लोग वहाँ टमाटर, मटर, मूली, मिर्च समेत विभिन्न तरह की सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं और उनको स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और इससे वे अपने परिवारों की गुजर बसर करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में खेती करना अब लाभ का काम नहीं रह गया है। वहाँ बंदर, सुअर जैसे जंगली जानवर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे हालात में भी नेपाली लोग अपनी मेहनत से उत्तराखंड के खेतों को फसलों से लहलहा रहे हैं। उत्तरकाशी क्षेत्र में सेब के बगीचों की देखभाल भी करते हैं। कई जगह घोड़े खच्चर भी चलाते हैं। सड़क और घर निर्माण में भी नेपाली मजदूर ही काम करते मिल जाते हैं। अनुमान है कि उत्तराखंड में लगभग 10 से 15 हजार नेपाली श्रमिक हैं। कई की तो यहाँ कई पुश्तियां बीत चुकी हैं। किसी के दादा परदादा यहाँ काम की तलाश में आए थे और अब उनकी संतानें उत्तराखंड के गांव में खेती कर रही हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे ही भारत में नेपाल से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और वैसे भारत से भी लोग नेपाल में काम करने के लिए जाते हैं। भारत और नेपाल की खुली सीमा होने के कारण बहुत से श्रमिक सिर्फ विशेष मौसम में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। नेपाल के तराई मधेश क्षेत्र में रहने वाले नेपाली श्रमिक फसल के समय पंजाब और हरियाणा भी जाते हैं। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कई श्रमिक भी उसी दौरान नेपाल जाते हैं। भारत और नेपाल के कितने श्रमिक एक दूसरे के यहाँ काम करते हैं, इसके ठोस आंकड़े दोनों देशों के पास उपलब्ध नहीं है। भारत और नेपाल में सदियों पुराने रिश्ते हैं। 1950 के शांति और मैत्री संधि के कारण दोनों देशों में बिना किसी रोक टोक के लोगों का आना जाना होता है, इसलिए भी ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है। का अनुमान इससे ज्यादा संख्या का है। माना जाता है कि गोरखा रेजिमेंट के अलावा भारत में लगभग 1 करोड़ नेपाली लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ नेपाल में काम कर रहे भारतीयों की संख्या 10 लाख तक बताई जाती है। उत्तराखंड में जो नेपाली है उनको डोटियाल कहा जाता है और यह इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में काम करने के लिए आने वाले अधिकतर नेपाली डोटी और जुमला क्षेत्र से आते हैं, अर्थात सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रांतों से वे लोग वहां आते हैं। उत्तराखंड की सीमा से लगे सुदूर पश्चिम प्रांत कभी डोटी और उसके पास का कर्णाली प्रांत जुमला राज्य के तहत थे। कतियूर राज्य में ये दोनों ही उत्तराखंड का हिस्सा थे। इनको ग्रेटर उत्तराखंड भारत का हिस्सा कह सकते हैं। उत्तराखंड और सुदूर पश्चिम के लोगों में आज भी रोटी बेटी के संबंध हैं। जो इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सभी कुछ उत्तराखंड से मिलते हैं, इसलिए वे लोग काम की तलाश में उत्तराखंड को प्राथमिकता देते हैं। डोटी प्रदेश होने के कारण ही इनको डोटियाल कहा जाने लगा।
हालांकि वे इस संबोधन का बहुत बुरा मानते हैं। नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रांत कभी डोटी कहलाता था। माना जाता है कि डोटी शब्द दो वती से आया है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग। यह भी कहा जाता है कि हिंदू भगवान देव और आत्वी से डोटी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः उत्पत्ति। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में कत्यूर और राज शासन का पतन हो जाने के बाद निर्जन मल्ल देव ने डोटी राज्य की स्थापना की थी। वे अंतिम संयुक्त कत्यूरी शासक के ही पुत्र थे, यानी मल्ल भी कत्यूरी ही थे, जिनका राज जोशीमठ से चलता था। डोटी के राजा बाद में रायका नाम से जाने लगे। वे रैनका महाराज नाम से भी जाने जाते थे। बाद में उन्होंने कर्णाली अंचल के खस मल्ल राजाओं को हराकर एक मजबूत राज्य बना दिया था, जो कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर आज के नेपाल के सुदूर पश्चिमांचल तक फैला हुआ था। उसे ही डोटी राज्य कहते थे। और वास्तव में नेपाल का यह डोटी क्षेत्र प्राचीन काल में उत्तराखंड का एक राज्य था। 13वीं शताब्दी में कत्यूरी राज खत्म हो जाने के बाद डोटी क्षेत्र और उत्तराखंड का कुमाऊं अलग अलग हो गए। हालांकि सीमांत क्षेत्र कभी कुमाऊं के चंद राजाओं तो कभी डोटी के मल्ल राजाओं के अधीन आता रहा। बैजनाथ कत्यूरी राज्य के टूटने के बाद यह कत्यूरियों के छोटे छोटे 8 राज्य बन गए थे। इनमें डोटी राज्य भी शामिल था। बाकी 7 राज्यों में बैजनाथ कत्यूरी, द्वारहाट, बारामंडल, आस्कोट, सिरा, सोरा और सुई यानी काली कुमाऊं थे, और ये सभी कत्यूरी थे और खस थे। सुदूर पश्चिम प्रांत की तरह आज के कर्णाली प्रांत के राजा भी खस थे। 1160 के दौरान कर्णाली अंचल यानी दुल्लू के अशोक चल और करंचल ने भी कत्यूरी शासन पर हमला किया था और उसे तहस नहस कर दिया था। बाद में कर्णाली क्षेत्र उन कत्यूरों में का शासन रहा जो कि रायका कहलाने लगे थे। इसी तरह 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान जुमला भी खस साम्राज्य का हिस्सा था। 13वीं शताब्दी के बाद खस साम्राज्य भी ढह गया। कर्णाली भीरी क्षेत्र में 22 खस राज्य बन गए। जुमला का राज्य भी उनमें से एक था। अब नेपाल में लोकतंत्र आ गया है और नेपाल के संविधान के अनुसार खसों में बाहुन यानी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, ठकुरी और सन्यासी लोग हैं। वहां के खस दलितों को खस का दर्जा नहीं मिला है। और खस का जो राज्य है मल राज्य, वो कभी तिब्बत के डारी यानी खाड़ी प्रदेश में भी था। और ये सभी लोग, ये खस लोग इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर हैं। ये यहाँ बहुलता में है। और वैसे तो अभी पूरे नेपाल से लेकर आगे सिक्किम, असम और बर्मा तक पाए जाते हैं। कर्णाली के मल्ल शासक काठमांडू उपत्यका के मल्ल शासकों से अलग हैं। ये दोनों मल्ल अलग अलग हैं। और आज का जो जुमला क्षेत्र है वो घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ के घोड़े उत्तराखंड के मेलों में भी लाए जाते हैं ताकि वो यहाँ लोग उनको खरीद सकें। डोटी क्षेत्र में डोटियाली और जुमली क्षेत्र यानी कर्णाली क्षेत्र में जुमली भाषा बोली जाती है, और यह सब उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से बहुत मिलते हैं। इनमें बहुत समानता है। दोनों क्षेत्रों के लोगों के कुल देवता, इष्ट देवता भी एक समान है। इसलिए इन दोनों के प्रांतों के नेपाली काम करने की तलाश में उत्तराखंड को प्राथमिकता देते हैं और वहां आते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन डोटी और जुमला राज्यों से आने वाले ये नेपाली अन्य नेपालियों से कुछ भिन्न है। नेपाल के इन प्रांतों से आगे पूरब की ओर जाएंगे तो वहां मगर व गुरुंग का क्षेत्र आता है। गंडकी पार नेवार बसे हैं। नेवारों का क्षेत्र कभी नेपाल का प्राचीन राज्य था और यही वहाँ का सबसे प्राचीन समाज है। उत्तर में तमांग और शेरपा का क्षेत्र है। आगे और पूरब में राई, लिम्बो व तमांग बसे हैं। नेपाल में अधिकतर आबादी खसों की है और तिब्बत से आए मंगोल मूल के लोग भी यहाँ पर बसे हैं। तराई क्षेत्र में थारू व मधेसी बसे हैं। इन सभी में सुदूर पश्चिम और कर्णाली सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। सबसे गरीब लोग इन्हीं दोनों प्रांतों में हैं और गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा इन दोनों प्रांतों में। यह इसलिए हुआ है कि नेपाल के अधिकतर नेता पूर्वी नेपाल के हैं।
और ये आंकड़े आपको बता देंगे कि नेपाल के इन खस बहुल क्षेत्रों की किस तरह से उपेक्षा की जाती रही है। सुदूर पश्चिम प्रांत में 45.61% और कर्णाली में 31.68% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जबकि नेपाल में राष्ट्रीय औसत 25.16% है। तो यह आंकड़े साफ बताते हैं कि इन दोनों प्रांतों के लोग बहुत गरीब हैं, आज भी बहुत दरिद्रता में जी रहे हैं। यहाँ के कई गांव में पहुंचने के लिए आज भी 5-6 दिन पैदल जाना पड़ता है। ये लोग खस हैं और नेपाल के संविधान के अनुसार सामान्य वर्ग में हैं, जबकि वहाँ की आदिवासी मानी जाने वाली जातियों के देश के किसी भी भाग में जमीन खरीदने का अधिकार मिला है। और अब इसी अधिकार की आड़ में धनाढ्य लोग इन खसों की जमीन को सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। यानी वहाँ भी उत्तराखंड की तरह बाहरी लोग गांव और खेती की जमीन खरीद रहे हैं। शिक्षा के मामले में भी ये प्रदेश सबसे निचले पायदान में है। अब इन क्षेत्रों के सीधे साधे लोग ईसाई मिशनरियों के निशाने पर भी हैं और वहाँ बड़ी संख्या में यूरोप के अंग्रेज और गोरी चमड़ी के लोग देखे जा सकते हैं। इसलिए सुदूर पश्चिम और कर्णाली के ये गरीब नेपाली उत्तराखंड को अपना घर जैसा मानकर यहाँ चले आते हैं। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड में काम कर रहे नेपालियों की गाथा। डोटी प्रदेश का निवासी होने के कारण ही उनको डोटियाल कहा जाता रहा है, हालांकि वे इस शब्द को बहुत बुरा मानते हैं। इस तरह सभी नेपालियों को डोटियाल आमतौर पर कह दिया जाता रहा है, और जबकि ये सब अलग अलग हैं। आपको डोटियालों की यह स्टोरी कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो के टाइटल सॉन्ग को भी सुनना न भूलना, यह मैंने ही लिखा है और इस चैनल में है। और नए वीडियो की इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।